Greetings to all. Once again, welcome to our YouTube channel. In this session, we are going to discuss about real numbers. Right. So we will cover this chapter according to the CBSE curriculum. And language जो है वो हमारी bilingual रहेगी. So इसमें आज हम cover करने वाले हैं real numbers को. ठीक है. So first of all, what is real number? What is the meaning of real number? So मैं classify करूँगा numbers को दो parts में, real and non-real. अभी के लिए, ठीक है. हालांकि रियल के अलावा जो दूसरे होते हैं उनको आप 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से, बट फिलहाल के लिए रियल एंड नॉन रियल मान लेते हैं. रियल नंबर्स बहुत बड़ा डोमेन है, काफी सारे होते हैं. अगर हमको समझना है कि रियल कौन है कौन नहीं है तो हमको ये ज्यादा जरूरी है समझना. अगर ये समझ जाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि बच्चे हुए सारे रियल ही है. ठीक है. एंड अगर मैं इसको फिर भी एक्सप्लेन करूं तो ये वो नंबर्स हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. अब कौन से नंबर्स हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो? देखो, एक तो होते हैं ये नंबर्स. अगर कभी भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो इट इज नॉट अ रियल नंबर. ठीक है. बिकॉज ये एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो उसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा, और ये रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है. अगर माइनस ऑफ रूट ए लिखा है तो इसका स्क्वायर जो होता है वो आता है ए, केवल वो पॉजिटिव आता है. बट अगर अंडर रूट माइनस ए लिखा है तो इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो वो आपके पास आएगा माइनस ऑफ ए. सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव अ फ्रैक्शन इन दिस फॉर्म a अपॉन जीरो, या इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन आती है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो भी नॉन रियल होते हैं. सो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये नॉन रियल है. इनके अलावा जो भी बचता है सब रियल नंबर होता है. ठीक है. रियल नंबर के कुछ सबसेट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ इसको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू रेशनल एंड रिलेशनल. रेशनल एंड इरेशनल. राइट. ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं अच्छे से. देन रेशनल के भी आपको पता है 3 फॉर्म्स में ये मिल सकता है. एक तो ये मिल सकता है हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ये हमको मिल सकता है डेसिमल्स की फॉर्म में, और ये हमको मिल सकता है इंटीजर्स की फॉर्म में. राइट. फिर इंटीजर्स को भी हम फर्दर देखते हैं कि इंटीजर्स हो सकते हैं नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव जिसको हम होल नंबर्स भी कहते हैं. ठीक है. एंड फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी एक जीरो हो जाता है और उसके अलावा बचते हैं नेचुरल नंबर्स. सो ये एक क्रक्स है रियल नंबर्स का. ठीक है. ये सारा का सारा रियल नंबर्स के बारे में है अभी के लिए. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो ये थ्योरम बेसिकली कहती है कि कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है तो उसके जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. बट जस्ट उसका जो प्राइम फैक्टर्स का सीक्वेंस होता है या ऑर्डर होता है दैट कैन वो वहां पे यूनिक नहीं होता है. ठीक है. वो हो सकता है कि यूनिक ना हो, बट बाकी चीजें जो है वो यूनिक होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 24 यहाँ लिखा है तो 24 का जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो केवल यही हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 24 का. अब इसका ये एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका. इसके अलावा मैं और कोई दूसरे तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का नहीं कर सकता हूँ. बट इसका सीक्वेंस जरूर चेंज हो सकता है, यानी कि मैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ, या मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ. तो सीक्वेंस तो इसके कुछ भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो एक ही टाइप का होगा. मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स वही वाले आएंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके कभी चेंज नहीं होंगे. ठीक है. तो ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो ये चीज है. इसके बेसिस पे हम एलसीएम और एचसीएफ भी निकालते हैं. अगर आप इसके बेसिस पे नहीं, बट हाँ एलसीएम और एचसीएफ जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं, जो आपने अभी तक सीखा है. इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक होता था यूक्लिड की डिवीजन लेमा से भी हम निकालते थे, बट वो सिलेबस से हटा दिया जा चुका है. सो बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की. जब आप एलसीएम निकालते हो दो नंबर्स का, और जब आप एचसीएफ निकालते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम एंड एचसीएफ होते क्या है. ठीक है. तो एलसीएम जो होता है, अगर आप नाम से देखोगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. अब अगर दो नंबर्स हैं तो उनके मल्टीपल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं. जैसे अगर 3 की बात करूं तो 3, 6, 9, 12 है ना, 15, 18, 21, ऐसे वो 30 तक हम बचपन में याद करते थे, बट उसके आगे भी वो चलता है 33, 36 है ना, इस तरह से. तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं 3 के. देन अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूं, अगर जैसे 5, तो इसके भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे. देन बात करते हैं इनके कॉमन मल्टीपल्स की. तो इनके कॉमन मल्टीपल 15 भी है, 30 भी है ना. 30 के बाद भी आगे आएंगे और भी 45, देन 60, देन
75। तो इस तरह से इनके कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट चलेंगे। तो सबसे बड़ा तो कॉमन मल्टीपल निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा, बट अगर इनमें हम कुछ निकाल सकते हैं तो वो निकाल सकते हैं उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। क्योंकि कभी भी कॉमन मल्टीपल की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो कई जगहों पे हमारा काम आसान बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्रिक्शंस को ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल 2/5 प्लस 2/3 को ही अगर ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ही क्यों लेते हैं, लेने को तो आप कोई सा भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हो, बट उसका एलसीएम लोगे तो ही आपका काम ज्यादा जल्दी पूरा हो जाएगा, बिकॉज कैलकुलेशन आसान बनाएगा, छोटा नंबर है तो, है ना। सो ये चीज यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं कि एचसीएफ की। एचसीएफ होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 24 और एक नंबर ले लेता हूँ 20। अब इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो इसके कॉमन तो पहले तो इनके फैक्टर्स की बात करते हैं। इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24। अच्छा 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। देन 20 के फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1, है ना, 2, देन 4। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। तो अगर मैं केवल सबसे छोटे कॉमन फैक्टर की बात करूंगा तो सबका 1 ही आएगा, उसमें यूनिक क्या है। बट हम सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखते हैं, दैट इज 4। सो 4 विल बी द एचसीएफ। जो इससे पहले वाला मैंने 3 और 5 को बताया था उसमें एलसीएम की बात करी थी जो 15 था। अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कभी हम रेशियो लेते हैं। जैसे अगर मैं 20 और 24 का रेशियो ले रहा हूँ या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो एट द टाइम वी डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय देयर एचसीएफ, राइट। सो एट द टाइम वी राइट इट एज, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 5/6, राइट। सो इस तरह से एचसीएफ एलसीएम हमारे यूजुअली काम आता है, बट इसके अलावा और भी काफी सारे इसके यूजेस होते हैं। बट इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि इनको निकालते कैसे। तो निकालने का आपने तरीका सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए दो नंबर्स कंसीडर करता हूँ, यही वाले 20 एंड 24। 20 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो ऐसे होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसके बाद अगली स्टेप क्या होती है, जब हम एचसीएफ की बात कर रहे होते हैं तो हम लेते हैं सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं और फिर जिसके पास उसकी पावर कम है हम वो वाली पावर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख दूं तो इट विल बी 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस विल बी 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहली चीज तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया, इनका 2 हो गया दोनों का। और उसकी छोटी पावर किसके पास है, उसकी छोटी पावर इसके पास है 20 के पास। यहाँ पर इसकी पावर 2 ही है, यहाँ पर इसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 विल बी द एचसीएफ, दैट इज 4। अब हमने छोटी पावर ही क्यों ली जबकि हम तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना चाह रहे थे। तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप 3 फ्रेंड्स हो, एक के पास 50 रुपीज है, एक के पास 60 है, एक के पास 70 है, ठीक है। अब आप सबसे बड़ा अमाउंट अब आप सारे के सारे लोग कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, जो अमाउंट सबसे बड़ा अमाउंट हो, सबसे बड़ा पॉसिबल अमाउंट, एंड सबको इक्वल अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करना है। सबको इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, कॉमन है ना, इसका मतलब सबके पास उतना अमाउंट होना चाहिए और वो सबसे बड़ा अमाउंट हो। तो आप किसका वाला अमाउंट लोगे। अगर आप सारे 70 रुपीज मिलाने की कोशिश करोगे तो इसके पास 70 रुपीज होंगे नहीं, या इसके पास भी नहीं होंगे। अगर आप 60 मिलाओगे तो भी इसके पास नहीं होंगे। तो आप 50-50 मिलाओगे, क्योंकि 50 एक ऐसा अमाउंट होगा जो तीनों लोग मिला भी सकते हैं, जो तीनों के पास मिल भी जाएगा, और ये ही सबसे बड़ा अमाउंट है जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे बड़ा अगर आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करने जाओगे तो फिर वो इसके पास मिलेगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली उस केस में अगर हम देखें तो जो ये 2 की पावर 2 है, ये ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पर पॉसिबल है। इससे बड़ा अगर मैं कुछ लेता हूँ 2 की पावर में, यानी कि 2 की पावर 3 लेता हूँ, तो वो इसके पास नहीं मिलेगा। और कॉमन का तो मतलब ही वो होता है जो दोनों के पास मिले, है ना। सो इनका एचसीएफ हो गया 2 की पावर 2। अब यहाँ नोटिस करने वाली एक चीज है कि चलो 2 की पावर 2 हो गया। अब मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में क्या करते हैं हम कि हम देखो इसकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म थी ये वाली, इसमें ये जो चीज थी ये 2 बार काउंट हो रही थी, इसको 2 बार की जगह हम एक ही बार काउंट करते हैं। बेसिकली हम जो भी दोनों में कॉमन होता है ना उसको एक ही बार काउंट करते हैं 2 बार काउंट करने की जगह। यानी कि अगर हम इनका एलसीएम लिखेंगे तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3।
क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है इसको हम दोबारा लिखते नहीं है, तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 120। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी होगी, वो चीज ये है कि जो एचसीएफ में काउंट हो गया वो एलसीएम में काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ एक बार के लिए। तो इट इज 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। एचसीएफ के अंदर ये चीज काउंट हो गई और एलसीएम के अंदर ये बची हुई चीज काउंट हो गई। अब इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे आप क्या समझ सकते हो कि अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यानी कि देखो यहां तक तो आ गया हमारा 20 और यहां से चालू हो गया 24। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं एचसीएफ लेता हूँ 20, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24 multiplied by LCM of 20 and 24 will be equal to 20 multiplied by 24। ठीक है, कभी भी दो नंबर्स का अगर आप HCF लेते हो और LCM लेते हो तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे थी जो हमको पढ़नी जरूरी थी। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और मैं बताऊंगा, बट पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time. Actually, the question is not complete. So basically, question ये कह रहा है at the same time. When will they meet for the first time? ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ये कब मिलेंगे, मतलब एक ये अपने राउंड्स कंप्लीट करने के बाद कब मिलेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या होगा कि वी आर सपोज टू फाइंड द एलसीएम, वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट वेयर दे विल मीट, है ना। क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ मैं, एक है जिसको 18 मिनट लगने वाले हैं, एक को 12 मिनट लगने वाले हैं, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा, ये आगे निकल गया। अब क्योंकि ये आगे निकल गया और इसकी स्पीड कम है तो ये कभी भी इसको मिल नहीं पाएगी, ये हमेशा आगे चलते रहेगा चलते रहेगा, बट ये कम मिलेंगे। सपोज अगर ऐसा हो जाए कि दोनों का सेम टाइम पर एक राउंड कंप्लीट हो जाए, ये भी इस टाइम पर ही पहुंचा, ये भी इस टाइम पर ही पहुंचा। अब ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब, अभी सपोज अगर मैं ज्यादा तेज दौड़ रहा हूँ तो हो सकता है मैं फिफ्थ राउंड अपना इधर कंप्लीट कर रहा हूँ और जो मेरे से धीरे दौड़ रहा है उसका अभी तक थर्ड राउंड ही कंप्लीट हुआ है। बट दोनों पहुंच तो इस पॉइंट पे गए ना, इनिशियल पॉइंट पे, क्योंकि दोनों का राउंड तो कंप्लीट हुआ है। भले ही मेरा फिफ्थ हो गया उसका थर्ड हो गया, बट पहुंचे तो दोनों सेम पॉइंट पे हैं। तो इस तरह से पॉसिबल है कि दोनों इस पॉइंट पर आकर के मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितने कितने राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं या किस पॉइंट पर ये लोग मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक कॉमन मल्टीपल होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये इसको 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर 36 मिनट्स में दूसरा, फिर उसके बाद 54 मिनट्स में तीसरा, फिर उसके बाद 72 मिनट्स में चौथा, इस तरह से। एंड शी विल टेक एंड ही विल टेक 12 मिनट्स। तो इसका क्या है कि 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करा, देन उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस तरह से इसके राउंड्स चलेंगे। तो एक टाइम ऐसा होगा जो दोनों के इसमें कॉमन मल्टीपल होगा, जहां जहां इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे 18 और 12 के, 18 और 12 के जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो ऐसे टाइम पॉइंट्स होंगे जब ये लोग मिलेंगे। ठीक है, और उसमें भी अगर अपन एलसीएम की बात करें तो वो सबसे छोटा ऐसा पॉइंट होगा जब ये दोनों मिल सकते हैं। तो हमको बेसिकली इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल दें, और दूसरा एक सिंपल एक तरीका जो अभी हमने ऊपर देखा है, ये वाला हमने जो फॉर्मूला देखा था, तो हम एक बार इसी से कर लेते हैं, ताकि इसकी वजह से हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। सो टाइम टेकन बाय सोनिया
to complete a round is 18 minutes. Time taken by Ravi will be 12 minutes, right? तो अब ये दोनों कब मिलेंगे? एक ऐसा पॉइंट जब दोनों का कंप्लीट हो जाता है एक राउंड, है ना, तो वो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा ऑब्वियसली। एंड कॉमन मल्टीपल भी कौन सा? क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स तो कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा तभी सबसे पहली बार मिलेंगे ना ये लोग। सो at which time they will meet? So we are supposed to find the LCM. Now we know that LCM multiplied by HCF will be equal to product of the two numbers, product of the numbers, right? तो अब क्या है कि अगर if we want to find LCM, so what we can do is we can just divide the product of numbers by their HCF, right? एंड जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, तो आपको बार बार एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत होती नहीं है वैसे, क्योंकि एलसीएम का मतलब आपको सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि जो दोनों की टेबल में आता है और सबसे पहला नंबर होता है। अब मेरे को 12 की टेबल पता है कि 12 की टेबल में 12, 24, 36 ये सब होता है। 18 की टेबल में 18, 36 ये सब होता है। 36 दोनों की टेबल में सबसे पहले आ रहा है, तो मैं इसको देख के भी बता सकता हूँ कि ये इसका एलसीएम होगा। एंड एज अ 10th क्लास स्टूडेंट यू आर सपोज टू एटलीस्ट नो द टेबल्स ऑफ दीज नंबर्स, राइट? तो आप भी एलसीएम एटलीस्ट निकाल पाओगे, इससे आपका टाइम बचेगा। और एचसीएफ की भी अगर हम बात करें तो दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो अगर आप इनकी टेबल्स तो क्या, बट इनके फैक्टर्स आप जानते ही होंगे। तो इनके फैक्टर्स 6 की अगर बात करें तो 6 दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो 6 यहाँ पे एचसीएफ होगा, ठीक है? या आप इसको मैनुअली भी निकाल सकते हो। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, दैट इज 6। अब अगर आप 6 को 12 से भी डिवाइड कर देते हो तो इट विल बी 36, ठीक है? तो 36 इनका एलसीएम आ गया। सो इस तरह से हम ये चीज कर सकते हैं, राइट? अब ये एक छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया नहीं है। मतलब ये मेरे को लगता है कि एक बार में समझ आ गया होगा, और इस पे अगर आप एक दो क्वेश्चंस भी करोगे तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसमें लोग यूजुअली उसको रट लेते हैं या फिर उसको समझ नहीं पाते हैं या फिर कंफ्यूजन होता है, तो उसकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है? एक थ्योरम है सबसे पहले तो, जो आपकी सेकंड थ्योरम है, उसको मैं ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड उसी पर बेस्ड मेथड है। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि अगर, देखो मैं इसको ढंग से समझाता हूँ, बुक में तो पता नहीं क्या दे रखा है, आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक नंबर लिखता हूँ x, और x के जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो है a b c d। जस्ट एक एग्जांपल है ये। x के प्राइम फैक्टर्स है a b c d, या इसको मैं a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d लिख देता हूँ। या एक काम करते हैं, इनकी पावर्स भी ले लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जब हम लिखते हैं तो जरूरी नहीं है ना किसी के प्राइम फैक्टर्स पावर 1 में ही हों। जैसे अगर मैं 24 की बात करता हूँ तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है। सो इट इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे पावर भी आ गई ना प्राइम फैक्टर की, तो अपन पावर्स भी कंसिडर कर लेते हैं। तो उसकी पावर हो गई a की पावर m, ये हो गई a की पावर, या p मान लेते हैं, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r एंड d की पावर s, ठीक है? सो ये पावर्स हो गई। सो ये बेसिकली एक नंबर हो गया x, कोई भी नंबर हो गया जिसकी ये पावर्स हो गई, ठीक है? a की पावर p, b की पावर q, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, जहां a b c और d प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, या एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन किस तरह का होगा अगर उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा a रेस टू द पावर 2p, राइट, मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू द पावर 2q, मल्टीप्लाइड बाय c रेस टू द पावर 2r, मल्टीप्लाइड बाय d रेस टू द पावर 2s, ठीक है? So this will be the prime factorization of x square. Yeah, this will be the factorization of x square in terms of the powers of its prime factors. अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि एक्स स्क्वायर के पास कोई नया प्राइम फैक्टर नहीं है। इसके पास जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो एक्स वाले ही हैं, बस उनकी पावर्स यहाँ पे डबल हो गई, है ना?
जो जो एक्स वाले प्राइम फैक्टर्स थे उनकी पावर्स डबल हो गई, बाकी इसके अलावा कुछ नया इसके पास प्राइम फैक्टर नहीं होता है हमेशा। तो यही हमारी थ्योरम है। थ्योरम कहती है कि अगर किसी नंबर से एक्स डिविजिबल है तो उस नंबर से एक्स स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, या अपन कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका जो स्क्वायर होता है 12 का, जो कि होता है 144। ठीक है, 144 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 और 3 यही इसके बेसिकली प्राइम फैक्टर्स हैं, जस्ट इनकी पावर्स डबल हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम है और इसी पर बेस्ड है हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं। रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, और कुछ लोग कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पर बेस्ड है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं किसी चीज को। सो प्रूव करते हैं तो हम लॉजिक देते हैं। ठीक है, वो सारी चीजों से रिलेटेड है वो उसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग टू प्रूव एनीथिंग इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, इसलिए हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? सबसे पहले तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में बेसिकली होता क्या है, ये कोई मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, आप रियल लाइफ में वैसे भी करते हो। मतलब मेरी किसी से अगर आर्ग्यूमेंट हो गई और मुझे उसका पॉइंट गलत प्रूव करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि ओके ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात सही है, बट अगर ये बात सही है तो ऐसा क्यों नहीं होता? या फिर अगर आपकी बात, मैं किसी की बात को सच मान के चलूंगा और आगे जाकर के उसको ऐसी चीज बता दूंगा कि अगर तू कह रहा है ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, जो पहले वाली बात को काट देता है एक तरह से ना। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है ये मेथड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, राइट। सो ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब रूट टू को हमें रिलेशनल प्रूव करना है, तो एज आई टोल्ड यू कि हम जो बात प्रूव कर रहे हैं उसका उल्टा लेके चलते हैं। जैसे कि मैं किसी की बात को गलत प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी बात को पहले सही लेके चलूंगा, उसके बाद उसके स्टेटमेंट को आगे ले जा करके कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकाल दूंगा और फिर कह दूंगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई योर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। रूट टू को हमें रिलेशनल प्रूव करना है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो फिर क्या होगा कि इट मीन्स it can be written as root 2 equals to p upon q, राइट। इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, इसकी कोई ना कोई तो सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती होगी। अगर कोई भी रेशनल नंबर आप लिखते हो, जैसे अगर मैं 10 अपॉन 20 लिख दूं, तो ये भी एक तरह से रेशनल नंबर होगा जब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा अपनी। तो बेसिकली हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो p अपॉन q है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, रेशनल नंबर की बाय द वे डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q को प्राइम होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं, एंड q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, q जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बताया कि जो नॉन रियल नंबर्स होते हैं ना, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है। अब अगर ये रियल ही नहीं है तो रेशनल तो क्या ही बनेगा, है ना। तो वेयर p एंड q आर टू प्राइम नंबर्स, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इनके बीच में कोई कॉमन
जो है इनके बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ठीक है, अगर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा क्यू रूट 2 होगा वो पी के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड्स का, तो टू क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो पी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब इस स्टेटमेंट में कुछ नोटिस करने वाली चीज है, वो ये है कि पी स्क्वायर पहली बात तो एक इंटीजर होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है ना। क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगेन इंटीजर ही होता है, इंटीजर का स्क्वायर, है ना। अब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, मतलब अगर मैं बात करूं मल्टीपल की, तो मल्टीपल कैसे होता है? जैसे 6 है वो 2 का मल्टीपल है, तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। तो 6 अगर 2 का मल्टीपल है तो इट विल बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर। अगर ऐसे लिखा हुआ है, सपोज अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये 5 को अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो इसको मैं 5 को मल्टीपल नहीं कह सकता ना 2 का, बिकॉज यहाँ पे जो है वो इंटीजर होना चाहिए या नेचुरल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि ये तो डेसिमल में आ रहा है, तो ये यहाँ पर मल्टीपल नहीं है 2 का, बट ये यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे आप लिखा हुआ है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर दैट इज एन इंटीजर, इट मीन्स कि पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल होगा 2 का। इट मीन्स पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। अब पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स पी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। पी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इससे ऊपर वाली थ्योरम में ही मैंने अभी बताया था यहाँ पे, कि जब भी एक नंबर का स्क्वायर होता है तो उसके पास वही वाले प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो इसके पास होते हैं, उस नंबर के खुद के पास होते हैं, ठीक है। इसके पास कोई नया प्राइम फैक्टर नहीं आता है किसी भी नंबर के स्क्वायर के पास। अगर एक्स एक नंबर है, उसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, तो एक्स स्क्वायर के पास वही वाले प्राइम फैक्टर्स होंगे, बस उनकी पावर ही डबल होती है, उसके पास नया प्राइम फैक्टर नहीं आता है कहीं से, ठीक है। यानी कि अगर एक्स का प्राइम फैक्टर 2 है तो एक्स स्क्वायर का प्राइम फैक्टर 2 हो सकता है, लेकिन कोई इसके अलावा अपनी मर्जी से नहीं लेके आ सकता ये कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए अपन इसी पे रहते हैं ताकि इसको भूल ना जाए या इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रह सके। तो हमने क्या करा कि रूट 2 को पी अपॉन क्यू के इक्वल मान लिया, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। देन हमने लिखा ये स्टेटमेंट, एंड इसके बाद दोनों साइड्स का स्क्वायर करके हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर जो है वो 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब पी स्क्वायर मल्टीपल होगा 2 का। पी स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो पी भी 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि पी स्क्वायर के पास कोई बाहर से तो आया नहीं होगा ये प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम नंबर है ना ये, तो ये बाहर से तो उसके पास कोई फैक्टर आया नहीं होगा। तो ठीक है फिर। अब ये जो 2 का मल्टीपल हो गया पी, इसका मतलब ये है कि देखो कोई भी 2 का मल्टीपल होगा ना, जैसे मैं 10 की बात करूं तो 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर 100 है 2 का मल्टीपल तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अन 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो पी भी अगर 2 का मल्टीपल है तो पी को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय लेट से आर। आर कोई इंटीजर होगा यहाँ पर, है ना। अगर p यहाँ पर मल्टीपल है 2 का तो p कैन बी रिटर्न एज p कैन बी रिटर्न एज p इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया मैं। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो p इक्वल्स टू 2r, ठीक है। या आप लिख सकते हो लेट p इक्वल्स टू 2r वेयर r इज एन इंटीजर। अब इस वाले स्टेटमेंट में अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रख दूं ले जाके, यहाँ पे अगर मैं इसको रख दूं ले जाके, या आप एक काम कर सकते हो, उसका नाम भी दे सकते हो इक्वेशन में। तो वी कैन राइट इट एज
would be above value of p in equation number 1. ये रखने के बाद we will get 2q square equals to 2r whole square because p की वैल्यू क्या है 2r हमने रिप्लेस कर दी, so it will be 4r square, यानी कि 2q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4r स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं q स्क्वायर की बात करूं तो इट विल बी 4r स्क्वायर अपॉन दैट इज 2r स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि q स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, बिकॉज q स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर। अब अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या निकलता है कि q विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। और ये ही हमको चीज लेकर के आनी थी, क्यों लेकर के आनी थी, क्योंकि इससे हमारा काम ही खत्म हो गया। क्या काम खत्म हो गया, सोच के देखो हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट अभी हमने जस्ट देखा कि पी जो है उसका एक फैक्टर है 2, और आगे जाके हमने देखा कि क्यू का भी फैक्टर है 2, क्यू का भी फैक्टर है 2। तो ये कैसे पॉसिबल है, 2 तो फिर दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। इट मीन्स इट मीन्स P and Q are co-primes. P and Q are not co-primes. They are not co-primes. Co-primes. And it means our assumption was wrong. And it means that 2 is not a rational number. And it is an irrational number. ठीक है? So it's an irrational number. समझ आई ये चीज पूरी की पूरी क्या हुआ है, एक बार वापस बताता हूँ। हमने ये मान के चला कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। इसका हमने यूज करा और हमने कहा कि अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो पी स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा देन स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहां से देखो ये स्टेप थी, ये स्टेप थी, वेट, ये वाली स्टेप थी, इसको हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, है ना। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आ जाती है 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो या स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So basically you will reach at this step, at this equation. So this is 2q square equals to p square। अब p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर के इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि p स्क्वायर जो है ना वो लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, इस तरह से, है ना। और 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर का मतलब हुआ कि p स्क्वायर जो है वो एक खुद 2 का मल्टीपल हो गया। अब p स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल होता तो p भी 2 का मल्टीपल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने ऊपर थ्योरम में देखा। एंड इसके बाद जो क्या बोलते हैं इसको, p की वैल्यू है वो 2r हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो इट कैन बी रिटन एज 2r वेयर r इज एन इंटीजर, क्योंकि कोई भी मल्टीपल होता है वो अगर सपोज 2 का मल्टीपल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर की फॉर्म में ही होगा, डेसिमल की फॉर्म में या ऐसे कुछ नहीं हो सकता है वो, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली इक्वेशन, इसी में हमने p की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ही p की वैल्यू रखी तो हमारे पास आ गया 2q स्क्वायर जो एलएचएस में था एज इट इज है, बट p स्क्वायर की जगह हमने 2r कर दिया, 2r का स्क्वायर, तो इट विल बी 4r स्क्वायर। एंड जब इस इक्वेशन को आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब ये निकलता है कि क्यू स्क्वायर भी जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी एक मल्टीपल है, क्यू स्क्वायर भी जो है वो एक मल्टीपल है 2 का, और क्यू स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो क्यू भी एक 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये चीज थी जो हमने अभी तक डिस्कस करी है, ठीक है। थ्योरम की हमने बात कर ली थी अच्छे से, इसको बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि कोई उसका सेंस भी नहीं बनेगा।
ये जो उसकी एक समझने लायक फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक तरह से, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। प्रूव दैट √3 + 5 is an irrational number if root 3 if √3 is irrational। अगर √3 इरेशनल है तो हमको प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये पूरी की पूरी रेशनल है, पूरी की पूरी इरेशनल है, ठीक है। वही चीज करेंगे वापस से कि लेट अस अज्यूम दैट √3 + 5 is a rational number, ठीक है। अब अगर ये रेशनल है तो √3 + 5 कैसे लिखा जा सकता है? √3 + 5 लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में। वहां पहले जैसी चीज है P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर √3 को हम लिख दें, √3 को अगर हम लिख दें P/Q -5, तो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं P-5Q/Q, है ना। अगर ये कैलकुलेशन किसी को समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर P/Q लिखा है -5 लिखा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इसको Q/Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि Q/Q तो 1 होता है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो अनएफेक्टेड रहता है। ये हमने करा क्यों? ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। एक बार दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हम इनको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो दैट इज हाउ वी गॉट दिस फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन की बात करें हम तो देखो इसमें क्या है। इस फ्रैक्शन में ये P इंटीजर है, 5Q ऑब्वियसली इंटीजर होगा, ठीक है। 5Q इंटीजर ही होगा अगर Q इंटीजर है तो। और P में से 5Q को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इंटीजर ही आता है हमेशा। भले ही नेगेटिव आए पॉजिटिव आए बट आएगा इंटीजर ही, है ना। अगर सपोज दोनों पॉजिटिव भी होते तो हो सकता है कि ये इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाता, बट आएगा तो इंटीजर ही। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर हो गया। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर तो हम पहले ही हमने कहा था कि इंटीजर ही है, तो क्यू भी इंटीजर ही है और क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी फ्रैक्शन लिखी है, ये पूरी की पूरी जो फ्रैक्शन लिखी है ये रेशनल नंबर हो गई, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दी है ये। इसका जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। अब इसमें अगर आप एक चीज देखते हो तो इधर लिखा हुआ है √3, उधर लिखा हुआ है P-5Q/। अब चीज क्या है कि एलएचएस में हमारे पास एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसको तो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि इरेशनल है। √3 को तो इरेशनल का ही है ना, और ये हमको दिखाई दे रहा है क्लियरली रेशनल है। तो एक इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिंस LHS is rational, LHS is irrational and RHS is rational, so they cannot be equal. Hence our assumption is wrong. It means √3 + 5 is not a rational number. तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी जो जो आज हमने डिस्कस करी है, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई डाउट है तो वी विल पिक अप द डाउट्स एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अप टू दिस पॉइंट। गुड इवनिंग, हैव अ ग्रेट डे।